फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया स्टैट्यूट स्टार्ट किया था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 हमने इसका पढ़ लिया था लास्ट में, और आज हम इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टैट्यूट का इंट्रोडक्शन में हम व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस स्टैट्यूट एंड व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस स्टैट्यूट एंड हाउ दिस स्टैट्यूट फुलफिल्स दैट नीड। अच्छा, व्हाट एंड व्हाई को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने कहा था कि व्हाट में कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कानून दाद रसी पास जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये एक ऐसा कानून है जो कोई स्पेसिफिक किस्म के हमें रिलीफ फराहम करता है। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ लॉ दैट प्रोवाइड्स अस सम स्पेसिफिक रिलीफ। उसके बाद हमने वाई में कहा था कि व्हाट वाज द नीड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, यानी सिविल लॉ तो एग्जिस्ट करता था पहले भी और स्टैट्यूट थे, कोर्ट हमें रेमेडी भी देती थी, रिलीफ भी मिलता था, लेकिन उन रिलीफ में, उन कोर्ट की रेमेडीज में, उस एग्जिस्टिंग सिविल लॉ में ऐसी क्या डेफिशिएंसी थी जो हमें रिलीफ के हवाले से स्पेसिफिक एक्ट इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, जिसको हमने नाम दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो उस वक्त हमने कहा था कि जो एग्जिस्टिंग सिविल लॉ का स्टैट्यूट थे या जो एग्जिस्टिंग सिविल लॉ था, उसमें जो हमें रेमेडी मिलती थी वो मिलती थी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, यानी मनी की सूरत में। तो हर एक मामले में, हर एक केस में सिर्फ मनी की सूरत में ही हमें रेमेडी मिलना ये एडिक्वेट रिलीफ नहीं था, और हर वक्त कंपनसेशन मनी की फॉर्म में ही रिलीफ मिलना कंप्लीट जस्टिस नहीं होता था। तो इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक रिलीफ कुछ मुतारिफ कराए, जिनको हमने बाद में लेजिस्लेचर से पास करा के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नाम दिया। इसका पूरा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था कि किस चीज पे बेस करता है, किस तरह इसकी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद हमने लास्ट में इसका रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हाउ, यानी जो नीड थी इसकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, या जो इससे पहले एग्जिस्टिंग सिविल लॉ में कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उसको ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस तरह फुलफिल करता है, क्या इसका मेथड है, क्या इसका वे है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। बेसिकली इस इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हम इसको ओवरऑल देखेंगे कि पूरे स्टैट्यूट में, पूरे एक्ट में हमने क्या पढ़ना है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने किस्म के हमें रिलीफ फराहम करता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है वो प्रिलिमिनरी का है, जिसमें इसकी शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट, इंटरप्रिटेशन क्लॉज वगैरह हमें बताई गई है। इसको डील करता है सेक्शन 1 से 7 तक, यानी सेक्शन 1 से 7 पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी के हवाले से। पार्ट 2 जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ्स के हवाले से, यानी कौन कौन से रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें देता है। तो इसमें हमने ये है सेक्शन 8 से 44 तक, और पार्ट 3 इसका प्रिवेंटिव रिलीफ के हवाले से है कि स्पेसिफिक रिलीफ कौन कौन से प्रिवेंटिव रिलीफ हमें देता है, जिसका सेक्शन है 52 से 57 तक। तो जो दरमियान का सेक्शन है 45 से 51 तक, वो सेक्शन रिपील हो गए थे और वो इस एक्ट से एक्सक्लूड कर दिए गए थे एक अमेंडमेंट के तहत। तो आज हम स्पेसिफिकली इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्पेसिफिक रिलीफ्स ये एक्ट हमें मुतारिफ कराता है। उसके बाद हम इसको प्रीएम्बल से, यानी पार्ट 1 से, प्रिलिमिनरी से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन वाइज। आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से रिलीफ्स हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है और किन मोड में देता है। तो बेसिकली ये हमने इधर रिलीफ मेंशन किए हैं कि ये रिलीफ्स हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है, और ये सारे रिलीफ मेंशन किए गए सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी जो मोड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ भी हम इन्हें कहते हैं वो ये है। तो इनको वन बाय वन हम इनका शॉर्ट से इंट्रो करते हैं कि रिकवरी ऑफ पोजेशन का क्या मतलब है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे। बाकी इनको डिटेल में हम सेपरेट लेक्चर्स में हर एक चैप्टर के बारे में सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा, उनमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रिकवरी ऑफ पोजेशन से, कि रिकवरी ऑफ पोजेशन का जो एक स्पेसिफिक किस्म का रिलीफ है ये क्या चीज है। तो रिकवरी ऑफ पोजेशन को जो सेक्शन डील करते हैं 8 से 11, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टी को बेसिकली दो चीजों में डिवाइड करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करने के हवाले से जो सेक्शन स्पेसिफिक लीफ एक्ट में है वो 8 और 9 इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवरी को डील करते हैं, और सेक्शन 10 और 11 मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी को डील करते हैं। बेसिकली सेक्शन 8 जो है इसके तहत, इसके अंडर हम किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उस वक्त उसकी पोजीशन रिकवर कर सकते हैं जब हम इंटाइटल्ड टू पोजीशन हो, यानी पहले हमें अपनी इंटाइटलमेंट वहां साबित करनी होगी कोर्ट में, फिर कोर्ट हमें रिलीफ देगी रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी का, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 9 में हम ये पढ़ेंगे कि हमें जरूरी नहीं कि हम अपना वहां पे इंटाइटलमेंट साबित करें, किसी प्रॉपर्टी पे हमारी पोजीशन थी और किसी ने भी आके, बेशक वो प्रॉपर्टी का ऑनर है, किसी ने भी आके हमें इलीगली डिस्पोजेस कर दिया उस प्रॉपर्टी से विदाउट आवर कंसेंट, तो भी हम उस प्रॉपर्टी की दोबारा पोजीशन को थ्रू द कोर्ट अंडर द स्पेसिफिक लीफ एक्ट रिकवर करा सकते हैं। इनको बड़ा डिटेल में सेपरेट लेक्चर में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी ऑफ पोजीशन को पढ़ेंगे, और मूवेबल के जो सेक्शन है वो है सेक्शन 10 और 11, यानी सेक्शन 10 रिलेटेड है सेक्शन 8 के साथ, यानी सेक्शन 8 में जिस तरह कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी पोजीशन को रिकवर हम कर सकते हैं जब हम इंटाइटल टू पोजीशन हो, अंडर द प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा, सीपीसी का। इसी तरह सेक्शन 10 कहता है कि हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन को भी रिकवर कर सकते हैं अगर हम उसके इंटाइटल टू पोजीशन है, और उसको यानी कि अगर हम इंटाइटल टू किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के इंटाइटल टू पोजीशन है तो उसको हमने जो रिकवर करना है, उसकी पोजीशन को रिकवर करना है, तो उसको सेक्शन 10 और 11 डील करते हैं। सेक्शन 10 में यह है कि इंटाइटल टू पोजीशन हो, और इसका सारा प्रोसीजर जो चलेगा सीपीसी के तहत चलेगा, और सेक्शन 11 में यह है कि इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन, यानी हम किसी प्रॉपर्टी के इमीडिएट पोजीशन के इंटाइटल्ड हैं तो भी हम उसकी पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं, और उन्होंने 4 कंडीशन बताई है कि किन 4 सूरतों में हम उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली रिकवर कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। इन दोनों को हम बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर्स में। ये शॉर्ट से इंट्रो था कि रिकवरी ऑफ पोजीशन क्या होती है और इसको कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इनको सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 12 से 30 तक, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं उर्दू में तामील मुख्तस, तामील मुख्तस, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी है, ए और बी दो शख्स हैं, इनके दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है बी को, कितने 50 लाख के एवज, मिसाल के तौर पे 50 लाख। अच्छा, इनके दरमियान एग्रीमेंट तो सेल हो जाता है, लेकिन 1 महीने बाद यहाँ पे रोड गुजर जाता है या कोई और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ एक ही नियत में खोट आता है, वो कहता है कि नहीं, उस वक्त जब हमारा आप इसमें सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू 50 लाख थी, लेकिन अब तो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 80 लाख हो गई है। तो ए ये प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर नहीं करता बी को और अपने एग्रीमेंट को ब्रीच करता है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिविल लॉ था स्पेसिफिक रिलीफ मुतारिफ कराने से पहले, वो इस सूरत में बी को जो रिलीफ देता था वो देता था इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी बी को इस घर को स्पेसिफिकली नहीं देता था, या ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करता था, बल्कि वो कहता था कि आप कुछ मनी ले लें और आपको ये घर नहीं मिलेगा, यानी जो आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो टूट जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब आया उससे कहा नहीं, बी ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब ए ड्यूटी बाउंड है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अहम टॉपिक है, 12 से सेक्शन 30 तक इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डील करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स।
सेक्शन 31 से 34 तक रेक्टिफिकेशन कहते हैं तसही को, तसही यानी कुरेक्शन। इंस्ट्रूमेंट यानी दस्तावेज। इंस्ट्रूमेंट की हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन ये की थी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट्स को मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के या कोई भी राइट्स को एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर करे, उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं लॉ की जुबान में, कानून की जुबान में। तो यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती हो जाती है, उसकी तसहीह कराने के लिए हमें जो सूट फाइल करना पड़ता है उसको हम फाइल करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। यानी कि मिसाल के तौर पे जिस तरह हम यही मिसाल ले लेते हैं, ए और बी के दरमियान सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने 50 लाख के इवज बी को ये घर ट्रांसफर करना था, उसकी पोजीशन और उसकी रजिस्ट्री वगैरह। यहाँ पे 50 की बजाय फॉर एग्जांपल 0 नहीं लिखते, गलती की वजह से बाई मिस्टेक उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त, मुआयदा करते वक्त मिस्टेक हो जाती है, वो 50 की बजाय 5 लिख देते या 50 की बजाय 500 लिख देते। तो उनकी जो रियल इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट करने की वो तो 50 लाख की थी। रियल इंटेंशन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यानी रियल इंटेंशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रियल कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब वहां पे मिस्टेक हो गई या किसी फ्रॉड के जरिए से ये काम हो गया। फॉर एग्जांपल बी ने फ्रॉड करके 50 की बजाय 5 लिखवा लिया, हालांकि उनकी इंटेंशन तो 50 लाख की थी। तो अब ए इस इंस्ट्रूमेंट की तस्हीह करा सकता है ये बात साबित करके कि ये हमसे 5 जो लिखा गया या तो बाय मिस्टेक लिखा गया है या बाय द फ्रॉड ऑफ द बी लिखा गया है, लेकिन हमारी जो असल इंटेंशन थी वो 50 की थी। और कोर्ट अगर इसके एविडेंस से सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट इसकी तस्हीह कर देगी और इस 5 को 50 करवा देगी। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रेस्ट्रिक्शन कहते हैं मनसूखी को, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी मुआहदात। इसको जो बेसिकली सेक्शन डील करते हैं वो है 35 से 38 तक, यानी मनसूखी रेस्ट्रिक्शन, मनसूखी कॉन्ट्रैक्ट्स, मनसूखी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या मनसूखी मुआहदात। मनसूखी रेस्ट्रिक्शन, मनसूखी कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदात, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की हमने अगर मनसूखी करानी है, उसको कैंसिल कराना है, तो हम इन सेक्शंस के तहत रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करते हैं कोर्ट में। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि कोई दस्तावेज है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के दरमियान, मिसाल के तौर पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और यहाँ बी की जो कंसर्ट ली गई थी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली थी या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई थी। तो अब ये बी के पार्ट पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे प्रोसीड कर सकता है, और अगर बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, यानी एट द ऑप्शन ऑफ द बी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब अगर बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख कराना है, तो वो थ्रू रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का थ्रू स्पेसिफिक लीफ एक्ट सूट फाइल करेगा। इसको हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से हमें एविडेंस चाहिए और क्या इसके बारे में जजमेंट्स कहती हैं, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती। उसके बाद हम आते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें सेम चीज नजर आती है, यानी उसमें भी मुआहदात कैंसिल हो रहे हैं तो इसमें भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन इधर एक फर्क है। फर्क ये है कि उधर बात हो रही है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स, जबकि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी शामिल है। फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटॉर्नी को आपने कैंसिल कराना है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपने कैंसिल कराना है, तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के तहत हम सूट फाइल करेंगे। इसका जो सेक्शन है वो है 39 से 41, वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डील करते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटरी डिक्रीज, डिक्री नहीं डिक्री, यानी कोर्ट की जो डिक्री होती है। तो डिक्लेरेटरी डिक्री में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कोर्ट से हमने कोई चीज डिक्लेयर करानी है। फॉर एग्जांपल एक राइट है हमारा, उसको हमने कोर्ट से जाके डिक्लेयर कराना है कि कोर्ट ये बात कह दे कि ये राइट वाकई में हमारा है। मिसाल के तौर पे
जिस तरह हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमने नेम की करेक्शन करानी है या डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करानी है, तो हम कोर्ट में डिक्लेरेशन की एक सूट फाइल करते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इस्तकरार हक या दावा इस्तकरार हक, सूट फॉर डिक्लेरेशन, इस्तकरार हक। इस्तकरार हक यानी हमने अपना हक, अपना राइट कोर्ट से डिक्लेयर कराना है कि ये राइट हमारा है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके आगे 3 लीगल ईयर में, अब ए और बी और सी, सॉरी ए तो वो खुद था, बी कर लेते हैं, बी सी और डी। फॉर एग्जाम्पल बी और सी कहते हैं कि ये हमारा भाई नहीं है या इसमें ये लीगल ईयर नहीं है, जो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है उसका ये वारिस नहीं है, और रियल में अगर हम देखें तो वो वारिस है, उसका लीगल ईयर है। तो डी अब कोर्ट में जाएगा और सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि इस प्रॉपर्टी में ए ने जो छोड़ी है, ए ने जो तरका छोड़ा है, उस प्रॉपर्टी का में मेरा राइट है। कोर्ट डिक्लेयर करे कि वाकई में उस प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, तो कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देगी तो फिर इसको यानी वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। डिक्लेरेटरी डिक्रीज में हम ये चीज करेंगे। डिक्लेरेशन का सूट क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के हवाले से, इसको भी हम थ्रू द जजमेंट्स पूरी तरह एनालाइज करेंगे। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ये होता है कि किसी भी पेंडेंसी ऑफ सूट, दो पार्टीज के दरमियान कोई सूट चल रहा है, वो भी पेंडिंग में, तो हमने खतरा है कि एक पार्टी जो बेनिफिशियरी है वो अगर पैसे लेके या कोई भी चीज लेके भाग जाएगी, तो उसके लिए हम एक रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं कि ये रिसीवर उस पार्टी से पैसे लेके कोर्ट के अकाउंट में जमा कराता रहेगा, इतने तक सूट पेंडिंग है। इसकी आपको मिसाल में देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर क्या होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान एक सूट चल रहा है कोर्ट में। मिसाल के तौर पे इन दो के दरमियान पार्टनरशिप थी किसी एक चीज के बारे में, किसी एक चीज की। फॉर एग्जांपल इनका कोई स्कूल था पार्टनरशिप पे। अच्छा, अब ए ने डिनाई किया बी की पार्टनरशिप को, ए ने डिनाई किया कि बी मेरा पार्टनर नहीं है। बी सूट फाइल करेगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो डिक्लेयर करेंगे मैं इसका पार्टनर हूँ और मेरा इस प्रॉपर्टी में, इस स्कूल में राइट है। जबकि इस स्कूल की जो सैलरी आ रही थी, जो इसकी इनकम आ रही थी, वो ए अकेला यूज कर रहा था। तो बी कोर्ट में जाके कहता है कि अभी तो हमारे दरमियान सूट चल रहा है और मैं इस प्रॉपर्टी का मैं भी हकदार हूँ। कल को जब डिक्लेयर हो जाएगा कि मैं भी इस प्रॉपर्टी का हकदार हूँ, तो ए जो पैसे हैं, अब जो ये इसकी इनकम ले रहा है, ये नहीं देगा, वो भाग जाएगा। तो कोर्ट यहाँ पे एक रिसीवर अपॉइंट करती है कि अब जो भी स्कूल से इनकम हो रही है, आप ए से वो रिसीव करें और वो कोर्ट के अकाउंट में जमा कराएं। जब फाइनल जिसके हक में डिक्री पास होगी, तो मिसाल के तौर पे बी को भी डिक्लेयर कर जाता है कि ये भी ए का पार्टनर है, तो इसको इसका जो हिस्सा है, जो इनके दरमियान आप इसमें तय हुआ था जब इनकी पार्टनरशिप हुई थी, वो उन जो कोर्ट के अकाउंट से वो दे दिया जाएगा, बाकी पैसे ए को वापस कर दिए जाएंगे। और अगर इसके हक में डिक्री नहीं होता और ये डिक्लेयर हो जाता है कि सिर्फ ए ही स्कूल का मालिक है, तो वो मनी जो पैसे थे जो रिसीव करके कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए गए थे, वो वापस ए को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होता है। उसके बाद है जनरल इंजंक्शंस और परपेचुअल इंजंक्शंस। ये भी बड़ा अहम टॉपिक है और अमूमन सिविल सूट 70% ऑफ सिविल सूट्स में साथ में इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगी होती है, यानी जैसे हम हुक्म इम्तनाई या आम जुबान में उर्फ आम में स्टे ऑर्डर कहते हैं, स्टे ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का जो डिक्लेरेटरी डिक्री का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 42 से 43 तक, और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को जो सेक्शन डील करते हैं वो करते हैं सेक्शन 44। अब हम आएंगे जनरल इंजंक्शंस। जनरल इंजंक्शंस को जो सेक्शन डील करते हैं वो है सेक्शन 52 से 53, और परपेचुअल इंजंक्शन के सेक्शंस हैं सेक्शन 54 से 57। अच्छा, अब हम सेक्शन 52 और 53 को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली कि जनरल इंजंक्शन क्या होती है। इन सेक्शन में इंजंक्शन को जनरली डिफाइन किया गया है कि इंजंक्शन क्या होती है, जिसे हम हुक्म इम्तनाई कहते हैं। हुक्म इम्तनाई
इंजंक्शन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी और दूसरी परपेचुअल। टेम्परेरी और दूसरी परपेचुअल। परपेचुअल टेम्परेरी हम आरसी को कहते हैं, परपेचुअल दवामी इंजेक्शन, हुक्म इम्तनाई आरसी और हुक्म इम्तनाई दवामी। टेम्परेरी इंजेक्शन को जो डील करता है वो सीपीसी में बताया गया है, इसका पूरा प्रोसीजर कि कब टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट की जाएगी, कब नहीं की जाएगी, और ये टेम्परेरी किसी खास मुद्दत के लिए होती है कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक ये इंजेक्शन है कि आपने इस काम से रुके रहना है। परपेचुअल इंजेक्शन जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी मैंडेटरी में कोर्ट किसी शख्स को किसी काम के करने के लिए ऑर्डर करती है कि आप ये काम लाजमी करें। प्रोहिबिटरी में कोर्ट किसी काम के करने के लिए उसे मना करती है कि आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, टेम्परेरी मैंने आपको बताया कि आरजी होता है, परपेचुअल दवामी होता है, और इन द फॉर्म ऑफ डिक्री दिया जाता है। फॉर एग्जांपल परपेचुअल की मैं आपको मिसाल देता हूँ। ए कोई शख्स है और उसका वकील है, लॉयर है, अटॉर्नी है बी। अब बी के पास ए के कोई सेंसिटिव दस्तावेज जाहिर है, उसका वकील है, उसका उस पर ट्रस्ट है। बी ए को ब्लैकमेल करता है कि आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके ये डॉक्यूमेंट्स वायरल कर दूंगा जिससे आपकी डिफेमेशन होगी या ए को उन डॉक्यूमेंट से कोई नुकसान होगा। तो ए अब कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है कि कोर्ट इसको प्रोहिबिट करे, इसको रोके कि ये वो डॉक्यूमेंट वायरल ना करे या मेरे खिलाफ उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं पे यूज ना करे। तो इधर जो इसे कोर्ट डिक्री पास करेगी और डिक्री के थ्रू बी को रोकेगी कि आप ऐसा ना करें, उस डिक्री को हम परपेचुअल इंजंक्शंस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था। इनको सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके सेपरेट लेक्चर्स में। आज हमने देखा है कि क्या स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो हमने कहा इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट प्रिलिमिनरी का है, दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ्स का है, तीसरा प्रिवेंटिव रिलीफ्स का है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ्स को हमने वन बाय वन देखा कि कौन से स्पेसिफिक रिलीफ में हम क्या चीज पढ़ेंगे। रिकवरी ऑफ पोजेशन को सेक्शन 8 से 11 तक, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को सेक्शन 12 से 30 तक। इसी तरह हमने सबको ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव रिलीफ बेसिकली होता क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया कि टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ। तो अब हम देखेंगे प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है। प्रिवेंटिव रिलीफ ये होता है कि ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन या ब्रीच ऑफ राइट से पहले ब्रीच ऑफ राइट को प्रिवेंट करने के लिए जो रिलीफ हमें दिया जाता है। यानी अभी कोई ब्रीच ऑफ राइट हुआ नहीं, लेकिन खदशा है कि ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी, खदशा है कि बी ए के दस्तावेज को वायरल कर देता है जो, या बी के अगेंस्ट उन्हें कहीं पे, ए के अगेंस्ट उन्हें कहीं पे यूज करता है। अभी उसने ऐसा काम किया नहीं। प्रिवेंट करने के लिए किसी ब्रीच ऑफ राइट को मतलब होने से पहले बचाने के लिए, ब्रीच ऑफ राइट को रोकने के लिए जो कोर्ट हमें रिलीफ देती है उसे हम प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं। या अगर हम क्रिमिनल में देखें तो जिस तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, जिसको सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस किया गया है। तो प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होती है, और कुछ हद तक पुलिस के पास या सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इख्तियारात होते हैं कि अगर उनको किसी खदशा है कि ये बंदा क्राइम करेगा तो वो एमपीओ के तहत उस बंदे को डिटेन कर सकता है, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, ताकि क्राइम ना हो पाए। यानी किसी काम के होने से पहले उसे रोकना, उसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं। और उस सूरत में जो हमें रिलीफ दिया जाता है उसे प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे, और उधर दो तीन मैं आपको जजमेंट्स भी दूंगा कि प्रीएम्बल की किसी भी स्टैट्यूट में कितनी अहमियत होती है। नॉर्मली हम स्टैट्यूट को पढ़ते हैं सेक्शन 1 से, लेकिन प्रीएम्बल को हम देखते ही नहीं है। हालांकि प्रीएम्बल जो किसी भी स्टैट्यूट का होता है वो एक किस्म की उसकी रूह होती है, और पूरे स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन प्रीएम्बल की बेस पे होती है कि प्रीएम्बल में बेसिकली उसका मकसद बताया गया होता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टैट्यूट। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रीएम्बल है, उधर बताया गया है कि हमारा जो स्टेट, पाकिस्तान की जो स्टेट होगी, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, इस्लामिक इंजंक्शंस पे फॉलो करते हुए हम आगे जो भी काम करेंगे उनको फॉलो करते हुए करेंगे। तो जब भी हमारी
कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगी तो उन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए करेंगी। इसी तरह प्रियम्बल किसी भी स्टैट्यूट का बहुत अहम होता है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रियम्बल के बाद हम सेक्शन वाइज इस पूरे एक्ट को आगे हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पार्ट 1 के हवाले से होगा, प्रिलिमिनरी का सेक्शन 1 से 7 उसमें डिस्कस करेंगे, और इसी तरह हम आगे फिर इनको स्पेसिफिक लीव्स को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।